नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 में पार्ट 2 हिटलर का उदय। हिटलर के उदय के अंदर हमारा जो आज का बिंदु होगा वो है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण के बारे में किस तरीके से जर्मनी का वापस क्या हो रहा था, पुनर्निर्माण हो रहा था। वहां लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया गया था। किसके द्वारा? तानाशाही पार्टी हिटलर के द्वारा जो स्थापित थी, और उस पार्टी के द्वारा वहां इस कदर वो संपूर्ण सत्ता हिटलर के द्वारा अपने हाथ में ले ली जाती है। अब पुनर्निर्माण के अंतर्गत पढ़ते हैं कि हिटलर के द्वारा कौन कौन से वहां कार्य किए गए थे। अब हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क को दी। किसको दी थी? यानी अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री, बहुत ही प्रसिद्ध ये अर्थशास्त्री है हॉलमार्क को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो क्या करेंगे कि जर्मन की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से वापस पटरी पे लाने का इनका कार्य रहेगा। ठीक है। अब इसी दौरान अर्थशास्त्री हॉलमार्क सात को सौंपी गई। मतलब अर्थशास्त्री हॉलमार्क सात, इनका पूरा नाम क्या है? हॉलमार्क सात के नाम से फेमस थे। और सात के द्वारा वहां अर्थव्यवस्था के लिए उत्कृष्ट कार्य इनके द्वारा किए गए। अब इनके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए गए कि रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए, मतलब वहां जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और वो कार्यक्रम था रोजगार संवर्धन, मतलब रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए जर्मन जनता को। ठीक है। जिसके कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से उत्पादन, मतलब 100% वहां क्या किया जा रहा था 100% उत्पादन और 100% रोजगार। जितना उत्पादन होगा उतने ही लोगों को क्या उपलब्ध करवाया जाएगा? रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 100% रोजगार उपलब्ध कराना था। रोजगार उपलब्ध, ये वहां का प्रमुख क्या बनाया गया था? ध्येय बनाया गया था। ठीक है। इस तरीके से उनके द्वारा ये काम किया गया था। तो हिटलर के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई थी अर्थशास्त्री हॉलमार्क सात को, और हॉलमार्क सात के द्वारा जो नीति बनाई गई थी वो रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराना था। अब इस रोजगार के तहत उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई गई, जिनका लक्ष्य था कि ये लक्ष्य तय करने के लिए उन्होंने मैसूर जर्मन सुपर हाईवे, मतलब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जर्मन सुपर हाईवे का निर्माण, जर्मन सुपर हाईवे का निर्माण इनके द्वारा किया गया। ठीक है। और इसी के साथ में इन्होंने जनता की जो प्रसिद्ध फेमस जो कार थी, यानी जनता जिसे चाहती थी, वो कौन सी कार जिसका उत्पादन वहां पे किया जाने लगा? फॉक्सवैगन कार। कौन सी थी जिसे जनता पसंद कर रही थी? कार फॉक्सवैगन कार का निर्माण वहां पे करना था। तो इस तरीके से जनता इस कार को क्या कर रही थी? पसंद कर रही थी। तो इसके उत्पादन के लिए ऐसी जो परियोजनाएं, इन परियोजनाओं के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं का निर्माण किया गया और परियोजनाओं के माध्यम से क्या है कि उत्पादन को बढ़ावा देना था। अब विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली।
मतलब विदेश नीति के अंदर भी क्या है, विदेश नीति, विदेश नीति में हिटलर को सफलता, उसे सफलता प्राप्त हो रही थी हिटलर को। तो यानी जो जो उसको कामयाबी मिलती हुई जा रही थी उसी तरीके से हिटलर को तो उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। मतलब एक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस से भी उसने क्या कर लिया, उससे किनारा करना प्रारंभ कर दिया, यानी उससे दूरियां बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अब 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया गया, जो फ्रांस के आधिपत्य के अंदर था। राइनलैंड जो कि बहुत ही फेमस जगह थी कोयले के उत्पादन के लिए, यहाँ सबसे ज्यादा खनिज संसाधन अर्जित किए जाते थे। राइनलैंड पर अधिकार हिटलर के द्वारा किया गया था। तो राइनलैंड पे वापस किसका अधिकार हो जाता है, हिटलर का अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये कामयाबी, ये सफलताएं किसे प्राप्त होती जा रही थी, हिटलर को ये सफलताएं प्राप्त होती हुई जा रही थी। और कब प्राप्त की थी, 1936 के अंदर, 1936 के अंदर ये कामयाबी उसे प्राप्त होती है। और क्या जब ये कामयाबी उसके द्वारा प्राप्त कर ली जाती है और राइनलैंड पे उसके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, तो एक साम्राज्य, एक नेता के नारे लगाए गए। मतलब कौन कौन से नारे लगाए जा रहे थे जनता के द्वारा, एक नेता, और क्या होना चाहिए, एक राष्ट्र, इस तरीके के नारे वहां पे लगाए जा रहे थे, जिससे क्या है कि अकेले व्यक्ति के पास में सत्ता हो और संपूर्ण राष्ट्र एक हो, जो जर्मनी के नाम से जाना जाए, राइनलैंड का क्षेत्र, फिनलैंड का क्षेत्र, इस तरीके से अलग अलग राष्ट्र नहीं होके क्या होना चाहिए, एक ही राष्ट्र होना चाहिए। और एक राष्ट्र और उसका एक नेता हो और संपूर्ण जनता उसी एक ही व्यक्ति को क्या करे, चुने। इस तरीके के नारे वहां पे लगाए जा रहे थे। ठीक है। और एक साम्राज्य के साथ साथ एक नेता के नारे की आड़ के अंदर, मतलब उसने क्या किया कि एक नेता की आड़ लेते हुए कि अकेले नेता के बलबूते पे उसके द्वारा 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। 1938 में क्या किया गया, 1938 ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाया। मतलब ऑस्ट्रिया को किसके अंतर्गत मिला लिया गया, जर्मनी के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। तो इस कदर वहां पे इस तरीके की क्या है कि नीतियां बनाई गई थी हिटलर के द्वारा। हिटलर इस तरीके से कार्य किया जा रहा था और हिटलर के द्वारा वहां चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने, मतलब चेकोस्लोवाकिया जो जगह थी उस पर क्या जिसका अधिकार कर लिया गया था, हिटलर के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। और जर्मनवासी सुडेटेनलैंड, जर्मनवासी जो क्षेत्र था कौन सा, सुडेटेनलैंड प्रांत, और उस पे भी उसका अधिकार कर लिया गया था। चेकोस्लोवाकिया, सुडेटेनलैंड, इन दोनों ही जो क्षेत्र, इन दोनों ही क्षेत्रों पे जर्मन क्षेत्र का क्या है, उस पे अधिकार हो जाता है। और लेकिन जब ये अधिकार किया जा रहा था, इंग्लैंड अपनी खामोशी बरकरार रख रहा था। इंग्लैंड तटस्थ था, यानी वो किसी भी मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा था। जो जिस तरीके से चाह रहा था हिटलर, वैसे उसके द्वारा कृत्य किए जा रहे थे अपने राष्ट्र के लिए, लेकिन इंग्लैंड के द्वारा इस दौरान चुप्पी साधी गई थी, मतलब चुपता। ठीक है। खामोश समर्थन मिल रहा था इंग्लैंड का। और इंग्लैंड की नजर में वर्साई की संधि के नाम पे, मतलब इंग्लैंड क्या मानता है कि इंग्लैंड खामोश था, खामोश समर्थन, खामोश समर्थन दिया जा रहा था किसको, जर्मन को। ठीक है। और इसी के साथ में जो जर्मन को जो समर्थन दिया जा रहा था इंग्लैंड के द्वारा, और इंग्लैंड ये मानता था कि इंग्लैंड का मानना क्या था कि वर्साई के नाम पे जर्मन के साथ
अत्याचार, मतलब वर्साई संधि के नाम पे क्या किया गया था, जर्मनी के साथ में अत्याचार किए गए थे। यानी जो ये वर्साई जो संधि की गई थी जर्मनी के साथ में, उसके साथ में घोर और अपमानजनक उसके साथ में अत्याचार किए गए थे। और इस वजह से ही क्या है कि इंग्लैंड ने तटस्थता की नीति अपनाई। वो किसी भी मामले के अंदर किसी भी प्रकार का वो इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, नजर से वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ में बड़ी नाइंसाफी हुई थी, ऐसा उसका मानना था इंग्लैंड का। ठीक है, अब जो विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी जो सफलताएं अर्जित कर रहा था हिटलर को जो ये सफलताएं मिल रही थी, उन सफलताओं के दौरान कामयाबियों से ऐसा लग रहा था कि देश की नीति अब क्या होने वाली है, यानी देश का भाग्य परिवर्तित होने वाला, ऐसा मानना था अन्य राष्ट्राध्यक्षों का। क्योंकि जर्मनी की इस कदर क्या है कि प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, और इसी कामयाबी को देखते हुए प्रत्येक राष्ट्र ये मान रहा था कि अब जर्मन पहले जैसा राष्ट्र नहीं है। और हिटलर यही नहीं रुका था, हिटलर और भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, और भी क्षेत्रों पे एकाधिकार कर रहा था, जिसमें उसने साक्ट ने हिटलर को सलाह दी थी। साक्ट जो कि कौन था कि एक अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जो जर्मन की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए इसको रखा गया था। हिटलर को इसके द्वारा सलाह दी जाती है कि सेना और हथियारों पे अनर्गल तरीके से व्यय नहीं करें। हिटलर ऐसी सलाह जब उसके द्वारा दी गई थी हिटलर को, तो हिटलर ने उसको उसके पद से हटा दिया। यानी वो किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सलाह मानने के लिए तैयार नहीं था हिटलर, क्योंकि हिटलर की जो नीतियां थी वो राष्ट्र के पक्ष के अंदर थी। वह अन्य किसी भी विद्वान के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए तत्पर नहीं था, और साक्ट को उनके पद से हटा दिया गया। और राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए, यानी हिटलर ने राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। हिटलर के द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों पे आधिपत्य कर लिया गया। क्यों किया गया? अपने राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करने के लिए संसाधनों का होना आवश्यक है, तो हिटलर के द्वारा ऐसा ही किया जा रहा था। फ्रांस और इंग्लैंड सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया गया हिटलर के द्वारा। जो पोलैंड जो राष्ट्र था, सितंबर 1939 पोलैंड पर हमला हिटलर द्वारा, मतलब पोलैंड को भी अपने आधिपत्य के अंदर ले लेता। कौन? हिटलर के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा था, और ये चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या है कि अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर सके। इस तरीके के कृत्य इसके द्वारा किए जा रहे थे। और फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। जो इंग्लैंड तटस्थ था, जो खामोश था, इसके जर्मन हित के लिए था, उससे भी इसका क्या हो जाता है, उससे भी ये युद्ध कर लेता। फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में भी इसके द्वारा युद्ध किया जाता है। इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की जाती है, मतलब इटली और जापान के साथ में इसके द्वारा एक त्रिपक्षीय संधि की जाती है। और जो वो संधि थी, इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो जाता है, यानी हिटलर को ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रों का समर्थन हासिल हो जाता है। और इसी समर्थन के बलबूते इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिटलर का और भी उसको बल मिलने की वजह से, इस संधि की वजह से कि ज्यादातर देशों में नाजी जर्मनी को समर्थन है, यानी नाजी जो संगठन था उस संगठन को और ज्यादा बल मिलने लग जाता है। दूसरे राष्ट्र भी इसको समर्थन करने लग जाते हैं हिटलर को। ठीक है, ज्यादातर राष्ट्रों में और कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। जहां हिटलर की तानाशाही थी, हिटलर ने जिन राष्ट्रों पे अधिकार कर लिया था, उन राष्ट्रों पे जो सरकारें बनाई गई थी हिटलर के द्वारा, वो कठपुतली सरकारें बनाई गई थी। जब चाहे उनको अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सके, ऐसी सरकारों का गठन उसके द्वारा किया गया था। 1940 में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था, यानी 1940 तक हिटलर इस कदर मजबूत हो गया था कि उसको हराने वाले कोई भी राष्ट्र नहीं थे।
हिटलर जब 1940 में सफलता के शिखर पे था, जब इसको ये सफलताएं मिलते जा रही थी, तो फिर उसने एक प्लानिंग की, और वो प्लानिंग ये थी कि अब हिटलर अपना सारा ध्यान, मतलब अपना संपूर्ण ध्यान किस ओर केंद्रित कर रहा था, और उसका जो केंद्रित करने का जो माध्यम था पूरी यूरोप को जीतने के लिए, मतलब संपूर्ण ध्यान हिटलर द्वारा पूर्वी यूरोप जीतने में लगाना था। मतलब किस ओर ध्यान जा रहा था, वो किस पे अधिकार करना चाह रहा था, पूर्वी यूरोप के देशों पे उसका ध्यान केंद्रित हो गया था, इन राष्ट्रों को वो जीतना चाह रहा था। ठीक है, हिटलर के द्वारा ये कृत्य किए जा रहे थे दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित, मतलब उसका सपना था, तो इस कदर उसने सपना बनाया था कि मुझे यूरोपीय राष्ट्रों पे एकाधिकार करना है, उन राष्ट्रों को अपने अधीन करना है, और उसके द्वारा जून 1941 के अंदर सोवियत संघ पर हमला कर दिया। सबसे बड़ी गलती 1941 जून सोवियत संघ पर हमला, मतलब जून 1941 के अंदर सोवियत संघ पे हमला कर दिया जाता है हिटलर के द्वारा, और ये उसके द्वारा सबसे बड़ी गलती की गई। और इस गलती की भर्त्सना किस तरीके से उसके द्वारा की जाती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि उसकी सबसे बड़ी ये बेवकूफी थी, और ऐतिहासिक बेवकूफी के रूप में इसको माना जाता है। बताया जाता है कि जर्मन पश्चिमी मोर्चा, मतलब ब्रिटिश वायुसेना की बमबारी की चपेट में आ गया था। मतलब इस पे जो हमला हो रहा था, पश्चिमी मोर्चे पर जर्मन बमबारी की चपेट में आ गया। मतलब जर्मन के पश्चिमी हिस्से पे बमबारी की जा रही थी, और उस बमबारी की वजह से ये प्रमुख हार का कारण भी ये बनता है हिटलर का। ठीक है, ऐतिहासिक बेवकूफी के साथ में। और जो सोवियत जो लाल सेना है, सोवियत लाल सेना के द्वारा उस पर अटैक किया जा रहा था। सोवियत लाल सेना तो स्टालिनग्राद, सोवियत लाल सेना स्टालिनग्राद, अब देखो सोवियत लाल सेना, ठीक है, जो कि स्टालिनग्राद एक ऐसा क्षेत्र था, तो स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी लाल सेना इतनी मजबूत थी सोवियत संघ की, और उस सेना के सामने हिटलर की सेना कुछ भी नहीं, और उसके सामने हार इसे स्वीकार करनी होती है। और ऐसा माना जाता है कि लाल सेना के द्वारा लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का अंतिम समय तक भी क्या किया, पीछा करते रहे। जहां जहां तक जर्मन सैनिक जाते रहे, उनके पीछे लाल सेना लगी हुई थी, और बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। और इतने इसके पीछे थे कि जो जर्मन का जो क्षेत्र है, जर्मन के क्षेत्र बर्लिन तक सोवियत संघ की लाल सेना वहां तक पहुंचे जाती है, और समूचे यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर लिया। मतलब समूचे यूरोप पे किसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है, संपूर्ण यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित, मतलब संपूर्ण यूरोप पे किसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है, यानी सोवियत संघ का उस पे आधिपत्य हो जाता है। और सोवियत संघ का जो आधिपत्य होता है, इसके अंतर्गत क्या था कि सोवियत संघ के पीछे समूचे पूर्वी यूरोप पर और सोवियत वर्चस्व इसके द्वारा स्थापित कर लिया जाता है। तो यूरोप का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र पे
सोवियत संघ का अधिकार हो जाता है और इसी दौरान अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बच रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि जिस कदर प्रथम महायुद्ध, जो कि प्रथम महायुद्ध में इसको काफी क्षति का सामना करना पड़ा था, इसकी अर्थव्यवस्था पे काफी असर इसको सहन करना पड़ा था, ये नहीं चाहता था कि द्वितीय महायुद्ध के अंदर भी ये अमेरिका इसके अंदर भाग ले, ये बिल्कुल अलग हो रखा था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं, यानी अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट से अच्छे से उभर भी नहीं पाया था और ये नहीं चाह रहा था कि द्वितीय महायुद्ध के अंदर ये जाए और उस द्वितीय महायुद्ध से अपने आप को अलग भी रख रखा था। लेकिन पूर्व में जापान की ताकत फैलती हुई जा रही थी और जापान की ताकत फैल रही थी। पूर्व में जापान मजबूत स्थिति में था, जापान मजबूत स्थिति के अंदर था, जापान की ताकत बढ़ती हुई जा रही थी और इस कदर उसकी ताकत बढ़ने की वजह से फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया जापान द्वारा। फ्रेंच इंडो चाइना पर अधिकार, मतलब जापान किस पे अधिकार कर लेता है? फ्रेंच इंडो चाइना पे जापान का अधिकार हो जाता है, इस पे आधिपत्य हो जाता है और इस आधिपत्य की वजह से अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली। जब फ्रेंच इंडो चाइना पे अधिकार हो जाता है जापान का, तो अब जापान के द्वारा व्यू तैयार किया गया था, ऐसी प्लानिंग तैयार की गई थी जिसमें अमेरिका नौसैनिक अड्डों पर आक्रमण की योजना, यानी जापान ने जो योजना बनाई थी वो योजना कैसी थी कि जो अमेरिका के जो नौसैनिक अड्डे हैं उन अड्डों पे अटैक करना चाह रहा था। क्यों अटैक करना चाह रहा था? क्योंकि फ्रेंच इंडो चाइना पे अधिकार हो चुका था जापान का, तो जापान को ये बल मिला था, ये ताकत मिलने की वजह से वो ऐसा कृत्य उसके द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, अब इसी साथ में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना इसके द्वारा बना ली गई थी, लेकिन जापान ने हिटलर को समर्थन दिया। जापान ने किसको समर्थन दिया था? हिटलर को। जापान द्वारा हिटलर का समर्थन, मतलब जापान के द्वारा किसको समर्थन दिया जाता है? हिटलर को समर्थन दिया जाता है और हिटलर को समर्थन देके जापान के द्वारा और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का, अमेरिका के जो हवाई अड्डे थे, पर्ल हार्बर अमेरिका का हवाई अड्डा, यानी जापान के द्वारा अमेरिका का जो हवाई अड्डा पर्ल हार्बर को क्या है, उसने निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया जापान के द्वारा। लेकिन जब इसके द्वारा वहां B-20 के द्वारा, सॉरी B-16 के द्वारा क्या है कि इस पे बम वगैरह गिराए गए थे अमेरिका के पर्ल हार्बर पे जापान के द्वारा, तो अमेरिका इस युद्ध के अंदर अब नहीं रुक, यानी अपने आप को नहीं रोक पाया और अपने इस हवाई अड्डों की, अपने इस नौसैनिक अड्डों पे हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए अब अमेरिका के द्वारा भी जो जापान के जो दो प्रसिद्ध शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें विश्व के अंदर प्रथम बार अणु बम का इस्तेमाल किया गया था और वहां पे परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा बम गिरा दिए जाते हैं। हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त अणुबम। यानी अमेरिका के द्वारा जापान के जो दो शहर हैं
उन दो शहर को तबाह कर दिया गया था, बिल्कुल समूल नष्ट कर दिया गया था। और उनपे जो बम का इस्तेमाल किया गया था, विश्व में प्रथम बार, आधुनिक के इतिहास में प्रथम बार अणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया था। जापान के जो दो प्रसिद्ध शहर है हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति है, इन दोनों ही शहरों पे बम गिराने की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो जाती, समाप्ति हो जाती। तो इस कदर जो हिटलर की जो तानाशाही शक्तियां बढ़ रही थी और धीरे धीरे क्या है उनका अंत होना प्रारंभ हो जाता है। और हिटलर के द्वारा जो गलत रास्ता जो इख्तियार किया गया था वो था सोवियत संघ पे अटैक करना। तो इस तरीके से हेलमुट के द्वारा जो कहानी बताई गई थी, ये कहानी इसी कदर क्या है कि जो समाप्त होती है और हिटलर का जीवन जो है वो इस कदर चल रहा था। और नाजियों के द्वारा जो यहूदियों पे किए गए जो अत्याचार थे, और अत्याचार की वजह से ही नाजीवाद का जन्म होता है। तो वापस हम आते हैं हेलमुट के द्वारा जो कही गई कहानी है, नाजियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे। अब नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, जिसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।